सो वेलकम है जी आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में छोटे छोटे प्यारे प्यारे मीठे मीठे टॉपिक्स हैं और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं वो सब मैं आपको इस रिवीजन में कराता हुआ चलूंगा। ठीक है सर। सबसे पहले आ जाते हैं, कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जनरल बातों में सबसे पहले आ जाते हैं लॉ रिलेटेड पॉइंट्स। लॉ मतलब कौन से लॉ के अंडर आपका ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है। अब कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई फर्म बन के चल रहा है, कोई एलएलपी बन के चल रहा है, कोई कंपनी बन के चल रहा है, सेक्शन 8 कंपनी, तो आपने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। ठीक है सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन समझोगे फिर देखो क्या ये लॉ के हिसाब से मैनेज हो रहा है। यानी मान लो अगर कंपनी है तो अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो कौन सा लॉ लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013, तो फिर ये उस लॉ के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन समझा, लॉ समझा। तो लॉ तो सर एक्सटर्नल चीज है, इसकी इंटरनल चीज क्या है, इसकी ट्रस्ट डीड। तो जो इसकी ट्रस्ट डीड है या इसकी अपनी रेगुलेशंस हैं उनको आप एग्जामिन करोगे। ट्रस्ट डीड इज जस्ट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां लिखा होता है ये लोग कौन सी एक्टिविटीज या कौन से ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे हैं। क्या इनका काम है पेड़ लगाने का, क्या इनका काम है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, क्या इनका काम है हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने का। तो ये सब चीजें आपको ट्रस्ट डीड से पता चल जाएंगी। तो लॉ वाली 3 बातें ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चला कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, और जो इंटरनल लॉ होता है वो लिखा होता है ट्रस्ट डीड में। क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद आते हैं बेसिक चीजें जो अकाउंट्स है। तो जो इनका सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक है किसका, कि जो भी पैसा इन्होंने कलेक्ट किया क्या उसकी अकाउंटिंग हुई। ठीक है सर। अब जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है मेक श्योर आप उसको डिटेल में चेक करो, एंड जितनी भी रिसीट्स है दीज आर डिपॉजिटेड इन द बैंक रेगुलरली। ये बैंक में हाथों हाथ डिपॉजिट हो जानी चाहिए वरना चोरी हो जाएगी। ठीक है। तो बस आपने 5 चीजें जनरल में ध्यान रख के चलनी है। ठीक है सर। फिर आते हैं बात सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आ चुका है। सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस में सबसे पहले चेक करो जो भी इनकी एनुअल या लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फीस है क्या इसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। फिर जब आपने सामने वाले से पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस और सब्सक्रिप्शन, आप उसको क्या दोगे, रिसीट दोगे। तो रिसीट से निकले अगले 2 पॉइंट्स, रिसीट बुक्स। अब या तो ये अनयूज्ड हो सकती हैं या यूज्ड हो सकती हैं। अगर अनयूज्ड हैं तो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा ना हो ये गलत हाथों में पड़ जाए। ठीक है सर। जो यूज्ड बुक्स है एज अ ऑडिटर सबको जाके ऑब्टेन कर लो, देखो ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या रिसीट्स आई हैं। ठीक है। सो ऑब्टेन ऑल द रिसीट्स बुक्स विच वर कवरिंग द होल पीरियड। ठीक है सर। अब जब रिसीट होगी तो ये रिसीट्स कौन सी बुक में जाएंगी, सर ये जाएंगी कैश बुक में। तो आपने चेक करना है जो भी काउंटर फॉइल्स हैं, काउंटर फॉइल्स यानी मैंने सामने वाले को रिसीट इशू करी तो जो उस रिसीट की कॉपी होती है उसी को कहते हैं काउंटर फॉइल। तो जो भी रिसीट की कॉपी यानी काउंटर फॉइल आप उसको कैश बुक से चेक करोगे। क्या कैश बुक चेक करके वापस आ जाओगे? मैंने कहा नहीं, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शंस दी, जितने लोगों ने डोनेशन दी उसकी लिस्ट बनती है, तो आप लिस्ट को भी चेक कर सकते हो। तो प्रिंटेड लिस्ट को चेक कर लेना क्या आपकी ये कलेक्शन से एग्री कर रही है कि नहीं। सो ऑब्टेन द प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस एंड एग्री विद व्हाटएवर कलेक्शंस दैट यू हैव मेड ड्यूरिंग द पीरियड। बात समझ आती है नहीं आती है? आती है सर। तो सबसे पहले देखा क्या सब्सक्रिप्शन की फीस में कोई चेंज है। फिर रिसीट्स, रिसीट से निकले 2 पॉइंट, रिसीट बुक, या तो रिसीट बुक अनयूज्ड है या यूज्ड है। अनयूज्ड है तो प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए, यूज्ड है तो आपने ऑब्टेन कर ली। अब जो पैसा रिसीव हुआ वो कौन सी बुक में जाएगा, कैश बुक में जाएगा। और फिर कैश बुक में जो भी रिसीट्स है उसको किससे चेक करना है, लिस्ट से चेक करके चलना है। तो यहां आपके सारे के सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 पॉइंट्स डन डनाडन डन। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स डन डनाडन डन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके अलावा ये कहते हैं कई लोग जो चले जाते हैं वो अपनी विल में लिख के जाते हैं कि मैं इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए चैरिटी करना चाहता हूं। तो आपने जो भी पैसा रिसीव हुआ उसको कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह के साथ चेक कर लेना, कोई लेटर ऑफ चैरिटी है, कोई विल है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा हो सकता है। फिर सर जितनी भी आपको ग्रांट्स मिली हैं इन ग्रांट्स को कैसे वेरीफाई करना है। जो भी आपने अमाउंट रिसीव करी देखो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस थी यानी कोई ग्रांट का लेटर। जब आपने रिसीव करी तो आपने क्या इशू करी होगी, रिसीट इशू करी होगी। ठीक है सर। फिर उस ग्रांट की यूटिलाइजेशन के लिए आपने डिसीजंस लिए होंगे, हाँ, तो वो डिसीजंस के लिए क्या की होगी, मीटिंग की होगी। तो मुझे कैसे पता कौन से डिसीजंस हैं, वो मिनट बुक में लिखे होंगे। तो फ्लो में चलना, कॉरेस्पॉन्डेंस, रिसीट, रिसीट के बाद मीटिंग फॉर यूटिलाइजेशन जिसमें आ जाएंगी मिनट बुक। ठीक है सर।
तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड है इसको आपने इन 3 चीज़ों से चेक कर लिया। फिर कहता है कि आपने ऑफिशियल से सर्टिफिकेट लेना है, जो भी ऑफिशियल है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, जो बताएगा कि हमने कितनी ग्रांट रिसीव करी। तो जो ग्रांट और लीगेसीज है, इन 2 पॉइंट्स को बेस्ट समझ के चलना। अब आता है सर अनदर अमेजिंग पॉइंट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में आ सकता है इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो सबसे पहले जनरल पॉइंट कहता है जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड का काउंटर फॉइल है, काउंटर फॉइल यानी जो भी उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट इशू करके दिया है उससे चेक कर लो। तो यहां मैंने आपको इसका काउंटर फॉइल दिखाया था कि भाई डिविडेंड का काउंटर फॉइल कैसा दिखता है। यहां पे जो भी कंपनीज आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिविडेंड दे रही हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एडवाइस देती हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एडवाइस पे एक नंबर लिखा होता है जिससे आप देख सकते हो कि भाई इनका जो डिविडेंड रिसीव हुआ वो जेन्युइन डिविडेंड है या नहीं। तो इससे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है सर, अब आ जाओ डिविडेंड वाली पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। या तो डिविडेंड रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर डिविडेंड रिसीव हुआ तो देखो कहां कहां रिसीव हुआ, यानी मेक श्योर एप्रोप्रिएट डिविडेंड इज रिसीव्ड। जहां भी इन्वेस्टमेंट आपने सेल करी थी एक्स डिविडेंड, यानी मान लो उसका मार्केट प्राइस था 110, आपने सेल कितने में करी 100 रुपए में। सर हमने 10 रुपए कम में सेल क्यों करी? क्योंकि डिविडेंड के मजे आप ही को लेने थे, आप ही को डिविडेंड के मजे लेने थे। तो इसको कहते हैं सेल एक्स डिविडेंड। दूसरा, हमें डिविडेंड कब रिसीव होगा? जब आप परचेज करोगे कम डिविडेंड मतलब जिस प्राइस पे आपने परचेज किया उसमें डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो अगर करंट मार्केट प्राइस था 110, आपने बाय किया 110 में, तो 110 में से 10 रुपए किसके थे? 10 रुपए डिविडेंड के थे। तो मेक श्योर जब भी आपने सेल किया एक्स डिविडेंड या परचेज किया कम डिविडेंड, वहां डिविडेंड आपने रिसीव कर लिया। ठीक है सर। दूसरा ये कहता है जहां भी डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ बेस्ड ऑन द शेड्यूल, वहां आप इंक्वायरी करके चल सकते हो। क्या आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। डिविडेंड की काउंटर फॉइल चेक किया, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड नॉट रिसीव्ड, और लास्ट में आता है इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस चेक करनी है उन सिक्योरिटीज के लिए। किन्स के लिए सर? जहां भी कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब सारे बच्चे एक बात बताना, अगर सामने वाले ने इंटरेस्ट पे किया तो उसने क्या काटा होगा? टीडीएस काटा होगा। हाँ, क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस टीडीएस से एग्जेम्प्ट होती है? हाँ सर। चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चैरिटेबल हो, चाहे एनजीओ हो, इन सब का इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो मैंने कहा अगर सामने वाले ने तुम्हारा टीडीएस काटा तो तुम भी रिफंड क्लेम कर सकते हो। एज अ ऑडिटर इस रिफंड को मैं कैसे चेक करूं? सर इनकम टैक्स वालों की तरफ से कोई लेटर आया होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस आई होगी, उसको चेक कर लो। ठीक है सर। दूसरा, इस रिफंड की कैलकुलेशन चेक कर लो। वेरी वेरी गुड। अब आती है बात रेंटल इनकम की। इसमें आपने एग्जामिन करना है रेंट रोल। सर ये रेंट रोल क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं, एक रेंट का रजिस्टर होता है जहां पे डिटेल्स होती है ऑफ द प्रॉपर्टीज, जहां लिखा होता है कितना रेंट ड्यू है और कितना रेंट रिसीव हुआ। साथ साथ बेसिक चीज रेंटल इनकम के लिए आप एग्रीमेंट देख सकते हो, तो पता चल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ रेंट है और क्या ड्यू डेट है। ठीक है, तो ये बेसिक बात ध्यान रखना, रेंट रोल और एग्रीमेंट क्यों देखते हैं? ताकि इसकी अमाउंट भी पता चले और ड्यू डेट भी पता चले। अब ड्यू डेट के हिसाब से देखो क्या पैसा रिसीव हुआ, क्या एक्चुअल में पैसा रिसीव हुआ, यानी जो भी रेंट रोल में ड्यू डेट्स थी उसके हिसाब से देखो रिसीट बुक में पैसा आया, और वो पैसा कौन सी बुक में दिखता है? कैश बुक में दिखता है। तो रिसीट बुक और कैश बुक आप यहां पे देख के चलोगे। प्लस अगर इन्होंने कोई स्पेशल फंक्शन कराया, लेट से कोई कॉन्सर्ट करा दिया, कई बार कॉन्सर्ट्स कराते हैं लोग डोनेशंस रेस करने के लिए, या किसी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस हुई है, तो अगेन आपने उसकी रिसीट्स और पेमेंट्स देखनी है। मेक श्योर सारी की सारी रिसीट्स अकाउंटेड होनी चाहिए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस टॉपिक से आता है वो है एक्सपेंडिचर। एक तो इनकम है, और इनकम में भी कौन सी? सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशन। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आता है जनरल एक्सपेंडिचर, जो ये लोग ग्रांट्स वगैरह देते हैं। तो आपने इनकी ग्रांट्स की पेमेंट देखनी है। बस ध्यान रखना, ये जो ग्रांट्स की पेमेंट हो रही है ये एक्चुअल में चैरिटेबल पर्पस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी एनी अदर थिंग, इट शुड बी जस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस। अब सर एक बात बताओ, मेरी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है गरीब बच्चों को पढ़ाना, और जो मैंने ग्रांट दी वो मैंने किस लिए दी है? पेड़ लगाने के लिए। तो क्या ये चैरिटेबल पर्पस है? बट क्या ये मेरी सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स में? नहीं सर, आपको तो गरीब बच्चों को पढ़ाना था, आपने तो पेड़ लगाने के लिए ग्रांट दे दी, तो ये नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, इट शुड ओनली बी फॉर चैरिटेबल पर्पस विच आर विद इन द ऑब्जेक्टिव। और जो भी मेरे ट्रस्टीज है, यानी जो मेरे पैसे को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट है और बाकी डायरेक्टर्स वगैरह हैं, इनका भला नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो आप इधर से ग्रांट दे रहे हो किसी सोसाइटी को और वो सोसाइटी आपके ट्रस्टी को कैश में पैसा दे दे, ये अलाउड नहीं है। सो नो ट्रस्टी, डायरेक्टर और मैनेजमेंट कमेटी शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। क्या ग्रांट की पेमेंट समझ आई कैसे चेक करनी है? हाँ सर। तो ये तो हो गई जनरल ग्रांट्स। इसके अलावा आपने देखना है कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो वो क्या उस पर्पस के लिए यूटिलाइज हुई या नहीं। क्या ये 2 पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, ये पैसा किससे जाएगा? कैश और बैंक से जाएगा। तो वेरीफाई द कैश एंड बैंक पेमेंट्स। तो 3 पॉइंट्स तो लॉजिकली हमारे कवर हो गए। बट लास्ट पॉइंट है कुछ भी जो खर्चा नहीं है, जो आपके एसेट्स हैं उनको भी आप ये कह रहे हैं वेरीफाई कर लो। सो वेरीफाई द शेड्यूल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसकी? चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो जैसे इन्वेंट्री, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इन सबके शेड्यूल्स भी आप वेरीफाई करके चलोगे तो ये 4 पॉइंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सो विद दिस योर रिवीजन ऑफ विच चैप्टर? सर चैप्टर तो एक ही है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। टॉपिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो दिसंबर 21 में आया, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। तो इस टॉपिक को प्लीज हल्के में मत लेना, जैसे मैंने चार्ट बनवा के कराया वैसे ही करना है। ये चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर। दूसरी चीज ये कहता है एक्सपेंडिचर को कैसे चेक करेंगे? तो आरटीपी नवंबर 20, मई 23। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा हैंडल हो जाएगा। ठीक है बॉस? ठीक है सर। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।